नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम विद अशोक में। आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और आप सभी ने जो एक सपना देखा होगा एक सरकारी नौकरी लेने के लिए, उसके लिए परिश्रम जो आप लोग कर रहे होंगे वो पूर्णतः अच्छी तरह कर रहे होंगे। आपके इसी परिश्रम को एक अच्छी मार्ग दिशा देने के लिए, एक उसको पर देने के लिए, एक उड़ान देने के लिए आज से हम स्टैटिक जीके का एक नया कोर्स लेकर आए हैं। और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट हिस्ट्री और खासकर मॉडर्न हिस्ट्री का जो पार्ट होता है, एक सेगमेंट होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो किसी भी एग्जाम के लिए उसका जो हम एक सिलेबस लेकर आए हैं आप सभी बच्चों के लिए कि हम क्या क्या उस सिलेबस में कवर करेंगे। देखिए, सिलेबस आप सभी के मन में आने चाहिए कि अरे यार ये सिलेबस क्यों पढ़ा रहे हैं सर, सिलेबस से क्या लेना देना। लेकिन आप मेरी बात समझिए, जैसे कि समझिए आप कोई यात्रा शुरू कर रहे हैं, हमें कहीं जाना है, तो बीच के स्टेशन तो हमें पता होना चाहिए कि हम किस रास्ते जा रहे हैं। ऊट पटांग किसी भी ऊबड़ खाबड़ रास्ते से चले जा रहे हैं, अरे भाई रास्ता पता होगा, अच्छी रास्ता पता होगा, तभी तो हम अपने देखिए समय डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आप कौन सा मार्ग इख्तियार करते हैं। जितनी जल्दी आप जॉब ले लेंगे आपके लिए उतना ही अच्छा है बच्चों, वरना तैयारी के लिए तो 5 साल लगते जाएंगे, 10 साल लगते जाएंगे, तैयारी करते जाएंगे, समय निकलता चला जाएगा। तो हम लोग मुद्दे पे आते हैं कि हिस्ट्री में आज हम क्या क्या सिलेबस में कवर करेंगे। एक प्रॉपर फ्रेमवर्क मैंने सेटअप कर लिया है आप लोग के लिए कि देखिए एग्जाम में एक फिक्स पैटर्न होता है। ये नहीं कि भाई हिस्ट्री हम ये नहीं कि पीएचडी लेवल का पूछ रहे हैं, कुछ भी उठपटांग पूछ ले रहे हैं कि भाई कहाँ से पढ़। बच्चे को हर टॉपिक को, हर सब्जेक्ट को कवर करना हुआ। आपके हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, मैथ्स है, रीजनिंग है, भाई तमाम टाइप की कोर्स है। पीएचडी नहीं करना है आपको, किसी भी सब्जेक्ट में पीएचडी नहीं करना है, ये बात एकदम ध्यान रखिएगा। तो बस हम कि क्या कवर करना है, पिछले सालों के पेपर जो प्रीवियस ईयर पेपर होते हैं मैंने उसको एनालाइज किया और जो इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण टॉपिक हैं उनका एक सार बनाया, सिलेबस तैयार किया कि हाँ मैं इस बिंदुओं को छूंगा, इनमें आपको पढ़ाऊंगा, इससे आपको क्या क्या पढ़ना है बस उतना पढ़ लीजिए, आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो हम आगे बढ़ते हैं कि क्या क्या हम इसमें मॉडर्न हिस्ट्री में क्या क्या कवर करेंगे। तो आधुनिक भारत के इतिहास का परिचय सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक किसी भी एग्जाम्स के लिए। इतिहास के प्रकार, अब भाई क्या होता है कि इतिहास का सबका अपना अपना देखने का नजरिया होता है। कोई किसी तरीके से देखता है, कोई किसी तरीके देखना है। हमको देखना है किस तरीके से, एनसीईआरटी के तरीके से, इधर उधर कहीं नहीं भाई। केवल एग्जाम निकालने से मतलब है अपने को ना, सब लोग को। तो एनसीईआरटी का जो कोर्स है हम केवल उसी के बेसिस पे चलेंगे, कोई अलग से कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। एनसीईआरटी आप कवर कर लीजिए, कोई भी आपके वनडे एग्जाम हो वो निकल आएगा अच्छे से। उसमें बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है भारत, आधुनिक भारत में, वो यूरोपियों का भारत आगमन। यूरोपीय भारत क्यों आए, क्या रीजन थे, क्या कारण थे जो उन्हें भारत आने के लिए प्रोत्साहित करने लगे, ये समझेंगे हम सबसे पहले। और कौन कौन यूरोपीय देश भारत में आए, ये ऐसा नहीं है केवल अंग्रेज आए भाई, 5-6 यूरोपीय देश भारत आए हैं, तो हम सब उसको पढ़ेंगे। उसके बाद प्लासी युद्ध के बाद अंग्रेज नीति। प्लासी का युद्ध हुआ 1757 में। यह युद्ध बहुत ही इंपॉर्टेंट है भारतीय इतिहास के परिप्रेक्ष्य से। इसने एक तरीके से आप दो युद्ध को ध्यान रखिए, एक प्लासी का युद्ध और एक बक्सर का युद्ध। जो कि बक्सर का युद्ध हुआ वो 1764 में हुआ। इन दोनों युद्धों ने अंग्रेजों को भारत में ना सिर्फ राजनीतिक तौर पे एक प्रदान किया, बल्कि एक सैनिक तौर पे भी एक शक्ति के रूप में उनको स्थापित कर दिया कि भाई मैं राजनीतिक तौर पे भी तुम लोगों से बेटर हूं और शक्तिशाली भी हूं तुम लोगों से अपनी सेना के तौर पे। तो ये दो युद्धों के बारे में हम पढ़ेंगे, प्लासी के युद्ध और बक्सर का युद्ध। उसके बाद अंग्रेजों का युद्ध मैसूर से। मैसूर एक सदर्न स्टेट था, उसके युद्ध हुए, उनके 4 युद्ध हुए। युद्धों के जो मेन होता है कि हमें क्या पढ़ना है, कि क्या कारण रहा हमारे युद्ध का, युद्ध का कारण क्या रहा, दोनों तरफ से कौन उस युद्ध में लीड कर रहा था, तो उनके जो कमांडर होते थे वो कौन है, और उस युद्ध का निर्णय, उस युद्ध का रिजल्ट क्या आया,
हमने उस युद्ध से निष्कर्ष क्या निकाला, क्या हुआ, ये हम पढ़ेंगे अंग्रेज मैसूर युद्ध में। उसी तरह अंग्रेज मराठा युद्ध हुआ। मराठा उस समय मुगलों के शासन के पतन के बाद हिंदुस्तान में अगर कोई सबसे बड़ी शक्ति थी तो वो मराठा थे। मराठाओं से भी अंग्रेजों ने 3 युद्ध लड़े। हमें उन तीनों युद्धों के बारे में पढ़ना है, उसका क्या निर्णय हुआ, उससे भारत के ऊपर, भारत की राजनीति के ऊपर, भारत की सैनिक शक्ति के ऊपर क्या असर पड़ा, वो भी हम पढ़ेंगे। अंग्रेज सिख युद्ध, सिख भी बहुत ही अच्छे योद्धा रहे हैं। नॉर्थ इंडिया में तो काफ़ी बेहतरीन उन्होंने युद्ध लड़े। अब अंग्रेज़ों का उनसे भी 2 युद्ध हुआ। फिर हम पढ़ेंगे कि क्या उसके युद्ध की क्या वजह थी, किस कारणवश हुआ और उसका प्रभाव क्या हुआ। हमें प्रभाव भी एक तरीके से देखना होगा। निर्णय के बाद जो प्रभाव हुआ वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उसी से हमें एक समझ डेवलप होती है, एक समझ होती है कि भाई क्यों हो रहा है, क्या उसका रिजल्ट हुआ। ठीक है। उसके बाद सहायक संधि। अंग्रेज भारत हड़पने के लिए, अपना साम्राज्य स्थापित करने के लिए उन्होंने तमाम संधियों की, तमाम नीतियों की एक तरीके से कहिए झड़ी लगा दी कि उस जो इंपॉर्टेंट है वो सहायक संधि है, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स है, जिसको हम हड़प नीति भी कहते हैं। हड़प नीति से हम उन्होंने कई राजाओं के शासन को अपने अंदर मिलाया, उसको ब्रिटिश इंडिया का नाम दिया। उसी बीच 19वीं 20वीं शताब्दी के अंतर्गत हमारे यहाँ कई सामाजिक सुधार हुए, वो भी हम पढ़ेंगे। प्रमुख गवर्नर जनरल, जो गवर्नर जनरल 1858 के बाद से भारत का जो शासन है वो गवर्नर जनरल के अंतर अधीन ही चलता था। तो 1858 के बाद हम प्रमुख, ऐसे तो 27 गवर्नर जनरल हुए हैं भारत में, लेकिन तो केवल हम प्रमुख पढ़ेंगे, बस उतना ही कि प्रमुख कितने गवर्नर जनरल हुए, बात खत्म। प्रमुख युद्ध जो अंग्रेजों ने लड़ा हो और प्रमुख कानून जो अंग्रेजों ने लाए हो भारतीयों के लिए, भारतीयों पे शासन करने के लिए, वो भी हम पढ़ेंगे। जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपका मॉडर्न हिस्ट्री में, भारत का स्वतंत्रता संघर्ष, 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति क्यों हुई, हम क्यों विफल रहे, ये एक हमारी समझ को विकसित करता है कि भाई क्यों हम असफल रहे इस युद्धों में। इसीलिए 1857 की क्रांति हम पढ़ेंगे। किन किन हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने कहां कहां इसमें साझेदारी लिया, कहां कहां उन्होंने अंग्रेजों से लोहा लिया, हम पूरी तरह इसको कवर करेंगे 1857 की क्रांति। उसके बाद जब हम समझ गए कि अब राजनीतिक तौर पे भी हमको कुछ ना कुछ करना चाहिए, केवल तलवार के दम से ज़्यादा देर हम अंग्रेज़ों को डिगा नहीं पा रहे थे, इसीलिए हम लोगों ने फिर एक राजनीतिक अपनी संस्थान की स्थापना किया, इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी। 1885 से 1905 तक जो हमारे नेता रहे इंडियन नेशनल कांग्रेस के, उनको कहा जाता है नरमपंथी या उदारवादी नेता थे ये लोग। जैसे दादा भाई नौरोजी थे, ये लोग पत्रचार लिखते थे, पिटीशन लिखते थे अंग्रेजों को, उनकी महारानियों को, वाइसरॉय को देते थे कि भाई हमको ये अधिकार दीजिए, ये अधिकार दीजिए। स्वीकार होता था, नहीं स्वीकार होता था, ये अलग बात है, लेकिन उन्होंने एक पहल की कि हाँ भाई ठीक है, अब हम अंग्रेजी शासक से डायरेक्ट बात करेंगे। एक राजनीतिक तौर पे समझ डेवलप की गई भारतीयों ने और इंडियन नेशनल कांग्रेस बनाया, और उसमें 1885 से लेके 1905 तक दादा भाई नौरोजी थे, A.O. ह्यूम्स थे जिन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस बनाई थी, उनके बारे में पढ़ेंगे। फिर 1905 से 1917-16 तक गर्मपंथी नेता आए, उन्होंने तमाम तरह के आंदोलन चलाए, जिसमें हम पढ़ेंगे अपने लाला लाजपत राय को, बाल गंगाधर तिलक जी को, तमाम टाइप के आंदोलन चलाए उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ, इसीलिए उनको गर्मपंथी नेताओं की श्रेणी में लाया गया। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण है वो 1917 में महात्मा गांधी युग। महात्मा गांधी के भारत में आने के बाद भारत का पूरी तरह से परिपेक्ष बदल गया, सबकी सोच बदल गई कि भाई अब तो अंग्रेजों को यहाँ से भगाना ही है। तो महात्मा गांधी के समय जो जो आंदोलन हुए वो हम लोग पढ़ेंगे। इंडियन नेशनल कांग्रेस के महत्वपूर्ण अधिवेशन और उन अधिवेशन के कहाँ कहाँ हुए,
कौन कौन उसके वाइस प्रेसिडेंट रहे, ये सब भी हम कवर करेंगे अपने इस पूर्णता सिलेबस में कवर करेंगे उसको। प्रमुख वॉइसराय, वॉइसराय मैंने जैसे आपको पहले भी बताया कि 27 वॉइसराय हुए, लेकिन केवल महत्वपूर्ण। और क्या पढ़ना है कि उनका समय किस काल, किस ईयर से किस ईयर तक थे, समय और उन्होंने क्या क्या एक तरीके से रिफॉर्म किए, क्या क्या उन्होंने हम पे कानून बनाए, क्या क्या कानून उन्होंने बनाए जो कि हम पे राज करने के लिए वो बनाते थे। जैसे पढ़ते हैं, लॉर्ड मेयो हैं, लिप्टन हैं, रिपन हैं, डॉफ्रिन हैं, कर्जन है। लॉर्ड कर्जन ने, आपको याद होगा, बंगाल का विभाजन किया, बंगाल के विभाजन का इन्हीं के वजह से हुआ। तो हम ये सब भी पढ़ेंगे। मिंटो हैं, हार्डिंग द्वितीय हैं, चेम्सफोर्ड हैं, रीडिंग हैं, डॉवरिन हैं, वेलिंगटन हैं, वेवेल हैं, माउंटबेटन है, सबके बारे में हम पढ़ेंगे। क्या क्या कानून उन्होंने लाए, पूर्णतः कवर किया जाएगा इसको। गांधीवादी आंदोलन हुआ, गांधी जी ने कौन कौन से आंदोलन से हम लोग में अंदर जागृति उत्पन्न किया ताकि हम अंग्रेजों को इस देश से बाहर निकाल सके। चंपारण सत्याग्रह हुआ 1917 में, अहमदाबाद मिल मजदूर सत्याग्रह हुआ, खेड़ा सत्याग्रह हुआ, खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन एक्चुअली ये टर्की में खलीफा होते थे, उनको अंग्रेजों ने हराया, तो यहाँ के एक वर्ग ने उसके लिए प्रोटेस्ट किया, इसीलिए उसको खिलाफत आंदोलन का नाम दिया गया। इसको गांधी जी का भी पूर्णतः समर्थन प्राप्त था। असहयोग आंदोलन हुआ, गांधी जी ने किया। सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ, गांधी इरविन समझौता हुआ, गोलमेज सम्मेलन हुआ, भारत छोड़ो आंदोलन 1942। बहुत इंपॉर्टेंट, आप मान के चलिए हर एग्जाम में एक क्वेश्चन तो भारत छोड़ो आंदोलन से रखा हुआ है। तो ये सब हम आपको पढ़ाएंगे, आपकी समझ को विकसित करेंगे। और देखिए, हिस्ट्री जो होता है ना, वो केवल याद करने का सब्जेक्ट नहीं होता है। अब याद करोगे, आज याद करोगे, 2 दिन बाद 3 दिन बाद भूल जाओगे। समझोगे उसके पीछे क्या हुआ था, क्यों हुआ था और उसका रिजल्ट क्या हुआ, तो आपको हमेशा याद रहेगा वो चीजें। राष्ट्रीय आंदोलन के प्रमुख नेता हम लोग पढ़ेंगे। दादा भाई नेहरू थे, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। इन लोगों ने क्या क्या किया हमारे देश के लिए, कौन कौन से आंदोलन किए, क्या क्या रिफॉर्म लाए, सबके बारे में हम यहाँ पे इनको कवर करेंगे। अब हम पढ़ेंगे प्रमुख सामाजिक सुधारक। 19वीं 20वीं शताब्दी के अंदर भारत में बहुत से सामाजिक सुधारक हुए। उन्होंने इस समाज को बहुत कुछ दिया, बहुत सी कुरीतियां जो हमारे समाज में थी उनको हटाया। हम उनको भी पढ़ेंगे यहाँ पे। जैसे राजा राम मोहन राय, इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की। ईश्वरचंद विद्यासागर, इन्होंने विधवा विवाह के ऊपर बहुत ही अच्छे अच्छे रिफॉर्म लाए। देवेंद्र नाथ टैगोर, केशव चंद्र सेन, स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण मिशन, इनके बारे में भी पढ़ेंगे। महात्मा ज्योतिबा फूले, पिछड़ों के लिए, आदिवासियों के लिए, दलितों के लिए उन्होंने क्या क्या काम किए, कैसे उनका उत्थान किया, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। स्वामी दयानंद सरस्वती, इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी, इनके बारे में भी हम इस जब कोर्स पढ़ेंगे तो पूरी तरह इनको भी कवर करेंगे। ब्रिटिश राज में आर्थिक मुद्दे, अब ये एक तरीके से समझ लीजिए कि एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। ब्रिटिश यहाँ पे क्यों आए भाई? पैसा लेने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा राजस्व जमा करने के लिए। तो उनके द्वारा जो राजस्व की नीतियाँ अपनाई गई उसको भी हम एक तरीके से पढ़ेंगे पूरी तरह से। भू राजस्व प्रणाली के अंदर उन्होंने 3 इंपॉर्टेंट प्रणालियाँ लाई, जमींदारी सिस्टम, महलवाड़ी, रैयतवाड़ी। इन तीनों में कहाँ कहाँ उन्होंने भारत के अंदर किस किस प्रदेशों में उन्होंने इस प्रणाली को लागू किया, हम उसको देखेंगे। परंपरागत उद्योगों का पतन, 15वीं 16वीं शताब्दी के अंदर भारत में बहुत से परंपरागत उद्योग लगते थे, लेकिन जब इंग्लैंड के अंदर औद्योगिक क्रांति आई, औद्योगिक क्रांति की वजह से हमारे जो परंपरागत उद्योग थे उनका पूरी तरह से
सत्यानाश हो गया, वो पूरी तरह से बर्बाद हो गए। हम पढ़ेंगे उसके पीछे का कारण, पढ़ेंगे क्यों उनका पतन हुआ। अकाल भारत में कई पड़े ब्रिटिश राज के दौरान, हम उनको भी पढ़ेंगे। धन का निष्कासन हुआ, जिसको हम कहते हैं ड्रेन ऑफ वेल्थ। दादा भाई नौरोजी ने इसकी थ्योरी दिया था, ड्रेन ऑफ वेल्थ। हमारी जो पैसा था वो कैसे इंग्लैंड के पास पहुंचा, वो किस किस तरीके से उसको ले गए, हम उनके बारे में देखेंगे। ब्रिटिश शिक्षा प्रणाली, अब भाई यहाँ आए हैं तो अपने हिसाब से ही पढ़ाना पड़ेगा बच्चों को, तो उन्होंने कैसी शिक्षा प्रणाली लाए हमारे देश के अंदर, उसको भी हम एक बार कवर करेंगे अपने कोर्स में। प्रमुख क्रांतिकारी संगठन और घटनाएं, कौन से क्रांति, अच्छा गांधी जी और इंडियन नेशनल कांग्रेस आज़ादी के लिए एक तरफ लड़ रहे थे, दूसरी तरफ कई और संगठन थे जिनकी अलग विचारधारा थी, क्रांतिकारी विचारधारा, लेकिन सबका मकसद, सबका लक्ष्य एक ही था, भारत को आज़ाद कराना। रास्ते अलग थे लेकिन लक्ष्य एक ही था। क्रांतिकारियों ने अपना अलग संगठन बनाया, जैसे गदर पार्टी बनाई उन्होंने, उसके प्रमुख नेता रास बिहारी बोस रहे। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन बना, उसका बाद में उसका नाम बदला हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। इंडियन नेशनल आर्मी सुभाष चंद्र बोस ने बनाई, उसके बारे में उधम सिंह और मदन सिंह डांगरिया, ऐसे कई हमारे क्रांतिकारियाँ हैं जो इतिहास में हैं। हम उन सब के बारे में इस कोर्स में पूर्णतः कवर करेंगे, एक विस्तृत तरीके से एग्ज़ाम के लिए जो भी इम्पोर्टेंट है हम अपने सिलेबस में कवर करेंगे। तो दोस्तों, हम अपनी हिस्ट्री, आधुनिक भारत का इतिहास शुरू करेंगे। अगले क्लास से हम आपको पूरी तरह से इसको पढ़ाएंगे। धन्यवाद।